करप्शन, बैड गवर्नेंस, वन मैन शो। क्या पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है या ये तमाम इल्जामात गलत हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पर बात करेंगे आज न्यूज़ बीट में। वेलकम टू न्यूज़ बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। बारिशों का मौसम है और इस मौसम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बादल पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े और इल्जामात की एक लंबी चार्जशीट सामने ले आए कि शहबाज शरीफ हुकूमत नाअहल है, उनका तर्ज हुकूमत आमराना है, सूबे में महरूमियां बढ़ रही हैं, करप्शन का बाजार गर्म है, जराइम बढ़ गए हैं, कौम के अरबों रुपए सस्ती रोटी, रैपिड बस सर्विस और दानिश स्कूल की नजर कर दिए गए हैं। बरसे तो वो हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी हैं, लेकिन इतना नहीं जितना कि नून लीग पर। कैप्टन के इल्जामात में कितनी सच्चाई है, नून लीग के पास क्या जवाब है और इल्जामात की इस लड़ाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना फायदा है, इसी पर हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, PMLN से हमें ज्वाइन किया है ज़हीम कादरी साहब ने, PTI से हमारा साथ देंगे महमूद रशीद साहब और सीनियर तज्ज़िया निगार इब्राहिम मुगल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी मैं बात शुरू करूंगी तहरीक इंसाफ से और चूंकि महाज तो आपने ही खोला है, महमूद रशीद साहब, मकसद क्या है इस चार्जशीट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चार्जशीट की बात नहीं है, ये अब नए इंतखाबात होने वाले हैं और हमने हमेशा से एक रियल अपोजिशन का किरदार अदा किया है मुल्की सियासत में जी, और इस पर पीपल्स पार्टी को भी हमने हमेशा आड़े हाथों लिया है और डे वन से उनकी तमाम जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है। ये जो पंजाब हुकूमत है इसकी जो ड्यूल मयारात हैं कि उसके बारे में भी मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम के सामने ये सारी बातें आ गई और गाहे गाहे आती रहती हैं कि ये अपने आप को चैंपियन साबित करने के लिए कि उनकी गवर्नेंस जो है वो बहुत बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हालातों वाक़यात इसके बिल्कुल उल्ट हैं। ठीक है महमूद रशीद साहब, आप कह रहे हैं अपने आप को चैंपियन समझते हैं, लेकिन मुझे जरा ये बता दें कि PTI ने जो डाटा पंजाब हुकूमत के खिलाफ जमा किया है, आपने ये जो जारी किया है, ये कितना ऑथेंटिक है, कितनी सच्चाई है, इसकी बेसिस क्या है, क्या आपके पास इसके सबूत हैं या सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाह रहे हैं जैसा कि कहा जा रहा है? कि इसको ये चैलेंज कर दें। हमने तो ये खुद जो हुकूमती मुख्तलिफ अदारे हैं उनसे ये स्टैटिस्टिक्स लिए हैं सारे, ठीक, और इसके ऊपर अगर इन्हें कुछ शक व शुबा है तो ये चैलेंज करें और हम ये समझते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। ठीक, और इनका मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो आपके अखबारात हैं और मीडिया के लोग हैं आर्टिकल्स की शक्ल में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, आपने बता और अभी दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाइपलाइन में। ठीक है, आपने कहा पाइपलाइन में है। ज़हीम कादरी साहब, मैं आपसे दो सवाल यहाँ पे करना चाहूंगी। पहला ये कि ये चार्जशीट डाटा किस हद तक पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की अक्कासी करता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? और दूसरी बात ये कि ये जो चार्जशीट PTI ने पेश की है, ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं, मकसद क्या है इस चीज का? बीबी, एक तो मैं ये बात वाज़िह तौर पर अर्ज करता चलूँ कि स्पेसिफिक जवाब दूंगा, ये मुझे आवाज़ जो है वो वापस आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये फरमाया कि 80 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट है। हमारी सीलिंग जो है वो 14 अरब रुपए की है। फेडरल गवर्नमेंट से रिसीट्स की डिले की वजह से वो जाती है 12, 13, 11 तक, लेकिन आज तक स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, एक दिन भी हमने 14 अरब को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि हमारी ओडी लिमिट स्पेसिफाइड है सूबे की। परसों UNDP जी के चेयरमैन आए इस्लामाबाद और उन्होंने इस्लामाबाद में ये कहा कि पंजाब गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो पूरे पाकिस्तान में तीनों सूबों और मरकज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। दुनिया की एजेंसीज ने ये वाज़ेह तौर पे ये कहा कि पंजाब में पिछले अदवार से 38% कमी हुई करप्शन में। लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई, मैं हाजिर हूँ। देखें, इश्यूज एक इशू उठाइए, इन्होंने एजुकेशन की बात की, हमने एजुकेशन का जो बजट था, जो 24% डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट बजट था, उसकी रेशो थी 24 to 76%।
اب وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی ریشو پچھلے ادوار سے 24% سے بڑھ کے 35% کے قریب 35% کے قریب ہو گئی. ہم نے 18% ایجوکیشن کا بجٹ بڑھایا. ساتھ آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے, ہم نے انڈومنٹ فنڈ بنایا, 10 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ ہے. اور ڈیفڈ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, وہ پوری پاکستان میں تینوں صوبوں میں کہیں کام نہیں کر رہا. وہ صرف اور صرف پنجاب میں کام کر رہا ہے, نہ تینوں صوبوں میں کام کر رہا ہے اور نہ مرکز میں کام کر رہا ہے. ایجوکیشن کے جو بجٹ کی آپ نے بات کی ہے نا, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سارا اس سے زیادہ ایک سڑک پر لگا دیا قصور سے لاہور جو آتی ہے. سوال کرنا 28 ارب روپے کا وہ جو انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے وہ ایک جال بنے گا. دیکھیں بی بی کانسیپٹ کیا ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کے قریب لوگ روز پورے پنجاب سے لاہور میں کھانے آتے ہیں اور 10 لاکھ باہر جاتے ہیں. اچھا زین قادری صاحب دیکھیں, آپ نے ساری بات کی, آپ جو بات کر رہے ہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ جو چارٹ شیٹ میں آپ لوگوں کے پاس الزامات ہیں, 28 ارب روپے کا پروجیکٹ اور قصور. ٹھیک ہے, یہ جو الزامات ہیں نا, میں ذرا ون بائی ون ان پہ آنا چاہ رہی ہوں. میں ذرا شوکت بچہ صاحب کو بھی شامل کر لوں. نہیں, میں آپ سے ایک ایک کر کے جواب دینا چاہتی ہوں. آپ نے بھی بات کی چارٹ شیٹ. جی کیا آپ الزام لگاتے جائیے, میں جواب دیتا نہیں, میں الزام نہیں لگا رہی. جو چارٹ شیٹ میں پی ٹی آئی نے لگائے ہیں اس پہ بات کریں گے. میں شوکت بچہ صاحب مجھے یہ بتائیں, کہا جاتا ہے سیاست میں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کی چارج شیٹ ہے پنجاب حکومت کے خلاف, کس حد تک مطمئن ہیں آپ اس سے؟ دیکھیں, میں اور زعیم کا مجھے بڑا احترام ہے, ہم دونوں پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں. دیکھیں, جب یہ پرویز الہی صاحب نے صوبہ ان کے حوالے کیا تھا, 100 ارب کا سرپلس صوبہ تھا, اور آج یہ کہہ رہے ہیں اوور ڈرافٹ پہ نہیں چل رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم حقائق پہ باتیں کریں, یہ جھوٹ بول کے ایک دوسرے کو افسانے سنا کے, کہانیاں سنا کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں. آج صورتحال یہ ہے کہ ان کا اپنا جو وائٹ پیپر انہوں نے بجٹ میں شائع کیا تھا, ڈیپٹ اینڈ کونجنل لائبلٹیز, چیپٹر نمبر 6 ہے, پیج نمبر 75. آج صبح ان کا تمیز سے بات کریں گے تو تمیز سے جواب ملے گا. شرم کریں یار, بات تو سن لیں یار زعیم, آپ کو شرم آنی چاہیے. بیٹھتی بدتمیزی شروع کر دیا. جھوٹ شرم آپ وہاں بیٹھے ہوئے, شرم میں آپ کے جیسے آدمی سب کروں یار, 2 ٹکے کے چور آپ نے 100 ارب کا صوبہ سرپلس لیا, اور ان لوگوں نے آپ کا اپنے وہ پاگل اور بیوقوف وزیر کو سمجھاؤ یار. بیٹھتے نا, میں آپ کا اصل میں کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں, آپ کا مکرور چہرہ عوام کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ صوبے کا اپنے بیڑا گرک کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے چور کون ہے, بڑے چور تو آپ ہیں یار, آپ سے بڑا چور تو پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. ایک آپ کے پاس لوہے کی بھٹی تھی, آج آپ کچھ کھرپتی بن گئے. آپ کا شہباز شریف, نواز شریف, حمزہ شہباز, مریم شہباز, پورا خاندان لوٹنے کو لگا ہوا ہے, اور رئیس قصر آپ کو کیپٹن صفدر نے پوری کر دی ہے. اچھا, یہ چور بچائے شور, اصل میں ان کے کالے کرتوتوں کا چہرہ سامنے ہے. میری بات سنیں, اور یہ سنو یار, چوروں کی آئی تھی بات سنو, چور مچائے شور, بات سنو. ایک آدمی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, اب میں نے بات شروع نہیں کی تو چور نے بولنا شروع کر دیا. بات میں نے یہ شروع کی, دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ باہر سے قرضہ نہیں لیں گے. آج صورتحال یہ ہے, لوگوں کو کہتے ہیں سن لیں, میں آتی ہوں آپ کی طرف, میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان کا اپنا بجٹ ایشو کیا ہوا, انہوں نے ان کا صوبہ, اس وقت ہمارا جو صوبہ ہے 492 ارب کا انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے, اور جو قرضہ ہے 76 حکومت میں رہے ہیں, دیاڑیاں لگاتے رہے ہیں. او یار, دیاڑی بات تو آپ ہو یار, صبر کرو, اوقات میں رہو, اوقات میں. میاں شہباز شریف اور نواز شریف سب سے بڑے لٹیرے ہیں پاکستان کی تاریخ کے. اچھا سنو یار, لٹیروں کے بھائی, آپ لٹیروں کی پارٹی کے سربراہ آپ تو کرو گے بھائی. بھائی چور ڈاکو بھی ڈاکو میں توضیح آتی ہے یار. آپ سے بڑا ڈاکو اور چور کون ہے؟ آپ کا رانا سنالا قبضہ مافیا, آپ کا شہباز شریف سب سے بڑا لٹیرا, نواز شریف روٹ کے چلا گیا وہاں پہ جدہ, اب آپ بھاگنے نہیں دیں گے آپ کو. اب آپ اپنے دماغی توازن کا درست نہیں رہا. شہباز شریف پہلے حکومت کا شکار ہو گیا ہے, جھوٹے مقدمے لوگوں پہ درج کر رہے ہیں. تو بات سنیں نا بھائی, جھوٹے مقدمے درج کر کے بھاگنے نہیں دیں گے آپ کو. اس کی چمچاگیری کیوں کرتے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بھائی جھوٹوں کی آئی کی بات سن لو. شہباز شریف سب سے بڑا لٹیرا اور نواز شریف لٹیرا پاکستان کا تاریخ کا. ایک لوہے کی بھٹی ان کے پاس, بھائی بغیرت تو آپ لوگ, نہ کو شرم آتی ہے بھائی, سب سے بڑے لٹیرے آپ کو. آپ نے پاکستان کو لوٹنے کے بعد جدے چلے گئے. میں مجھے پتہ نہیں, رانا سناولا قبضہ مافیا,
नहीं ज़हीन आएगा। कादरी सबसे बड़ा आज यहाँ पे झंडा लगा रहा है। हुकूमत में क्या हो रहा मैं है? तो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो ना, मरकजी हुकूमत में क्या हो रहा है? शहबाज शरीफ लूट के कहाँ गया था? आपके पास था क्या? किधर है? एक लोहे की भट्टी एक गई सेकंड, थी। आप किधर लोग गया चुप था हो जाए, जरदारी? please। लोहे की भट्टी है आसिफ जरदारी किधर गया था? और उसके बाद लूटने के बाद भी चले गए जद्दा। आसिफ जरदारी किधर गया था? आसिफ जरदारी किधर भाई गया? हम तो पाकिस्तान में हैं, भागे तो आप लोगों चोरों की तरह रातों रात 140 नौकरें ले गए। भाई हमारे पास तो फिर सैनिक था, आपके पास क्या था? आपके पास तो लोहे की भट्टी भी नहीं थी। आप लोगों ने इब्राहिम मुगल साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। इस तरह प्रोग्राम क्या हो रहा है? गाड़ी साहब आप बसर साहब मेरी बात सुनें। भाई अपनी करप्शन भी तो बताए ना, हम तो साबित नहीं कर सके। मैं इब्राहिम मुगल साहब को शामिल कर लूं, ठीक है? ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं पीटीआई की चार्जशीट पे। इनके जो कर्जे हैं सरप्लस सुबह अब ये साथ आप जाती कर रही है, आप इनसे बात सुनी जाएंगी। पंजाब में पैसे नहीं है। बस साहब आपको ये सारी खराबियां अभी नजर आ रही हैं। आप मुझे ये बताइए 3 साल तक आप उस वक्त आपको सब हरा हरा नजर आ रहा था। ये बादशाह हैं, शहनशाह हैं, जब से जद्दा से वापस है इनका गार्डर और तो छोड़ देना था ना, धक्का मार के निकालना पड़ा आपको। पंजाब के अंदर आपने इन बातों पे छोड़ देना था, छुट्टी मार के निकाला हमने आपको। एक सुपरमैन है और दिमागी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं है। हमने तो बकायदा पागल के हवाले सुबह किया हुआ है 62%। मेरे सवाल का जवाब देना, आप इनके साथ 3 साल क्यों रहे? आप उस वक्त सियासत यार हमने तो कहा था कि शायद इनको अकल आ गई हो, शायद इनको और आसिफ अली जरदारी ने तो खुद लिख के दिया कि मैं पागल हूं। मैं आप जरा इब्राहिम मुगल साहब जरदारी ने चाहते थे अपने इक़्तिदार लेने के लिए। मैं दोबारा आती उसने हूँ। लिख के खैरात में दिया आपको पागल उधार चला भाई। दी थी। इब्राहिम मुगल साहब कोर्ट आपको में आवाज दिया आ रही कि मैं होगी। पागल हूं। इब्राहिम मुगल साहब पीटीआई कह रही है कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी खराब है, पीपल्स पार्टी उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। 3 साल तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ पंजाब हुकूमत का हिस्सा रही है। अगर इनकी कारकर्दगी खराब है तो क्या किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? किसी एक पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है? अब इब्राहिम मुगल साहब की बारी है। पारस, ये जो गुफ्तगू हुई है, मैंने पीटीआई के इल्जामात या डाटा देखा है। पीटीआई के डाटा में 20 से अच्छा मैं पारस कहूं कि पीटीआई के इल्जामात जो हैं वो 17 से 20% के दरमियान दुरुस्त हैं, बाकी झूठ का फलंदा है। नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आला पंजाब की बात होती है। वज़ीर आला साहब के पास 17 वजारतें हैं। अगर एक वजारत को वो 2 घंटे भी देना चाहे तो रोजाना 34 घंटे चाहिए। दिन 24 घंटे का है, 34 घंटे कहां से आएंगे? तीसरी बात, मशावरत की जहां तक बात है, शहबाज शरीफ साहब मशावरत में यकीन नहीं रखते। एक शहर को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर सूबे की बात है तो उन्हें मशावरत और कमेटी और सियासी लोगों पर एतमाद करना होगा। पीटीआई का यहाँ व्हाइट पेपर इशू करना, पीटीआई ने व्हाइट पेपर इस वक्त क्यों इशू किया? पीटीआई का ग्राफ पिछले 6 माह में इतना बदतरीन नहीं था जितना अब हो गया है। उसकी वजह इन्होंने दूसरी पार्टियों के अक्सरियत लुटेरे और चोर अपने में समो लिए। अपने ग्राफ को रोकने के लिए पीटीआई इस तरह के तिनके तूड़ी के उनको हाथ मार रही है। का भी ग्राफ गिर गया है, इन्होंने भी कोई नई बात नहीं है। बढ़े हैं। मेरी आखिरी बात मैं महमूद रशीद साहब को भी शामिल कर लूं। आपकी पॉइंट आ गया महमूद रशीद साहब जी। अच्छा छोटी कीजिए, का जवाब ले लें जरा। ये कह रहे थे बैरूनी कर्जे नहीं लेंगे। मैं लेती हूँ जी। इब्राहिम मुगल साहब खत्म कीजिएगा जल्दी प्लीज। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीबी ये बसरा साहब, ज़हीन साहब जितना मर्जी आपस में लड़े, पाकिस्तान में 5 लुटेरे इकट्ठे हैं, नून, पीपीपी, एमक्यूएम, एएनपी और काफ। जब वजीर आजम साहब का नवाज शरीफ साहब के लिए तीसरी मर्तबा वजीर आजम का बिल आता है तो ये घियो शक्कर बन जाते हैं और उनको इजाजत दे दी जाती है। 169 वाई ब्लॉक में गिलानी साहब आते थे तो शहबाज शरीफ साहब अक्सर उनके साथ नाश्ते इकट्ठे करते थे। ये 5 बंदे इस स्ट्रेटजी पे अब काम कर रहे हैं कि आपस में लड़ते रहो, जब कहीं बोटी का या हड्डी का थोड़ा तजाद आए तो ये इख्तलाफ शो करते हैं। ठीक है, थोड़ी छोटी जाती है, उसे और हड्डी डाल दी जाती है। बात आ गई। मैं महमूद रशीद साहब से अब जवाब ही लूं ना, आप फिर इल्जामात लगाते रहेंगे। जवाबात का टाइम हम एक दूसरे को देते ही नहीं है।